जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। देश और मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों जाति पर फोकस है। जातीय जनगणना की मांग और आरक्षण को विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार बना लिया है। सड़क से सदन तक इस पर संग्राम भी मचा हुआ है। और हाथ ऊंचे करो, शपथ लो कि जब तक जाति इस प्रदेश में, उस देश में नहीं हो जाती, तब तक प्रदेश का एक एक साथी, प्रदेश का एक एक हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी और एक एक कांग्रेसन चैन की सांस नहीं लेगा। ये है मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, जो दलितों को जातीय जनगणना की जंग में जुटने की शपथ दिला रहे हैं। ये शपथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के आंदोलन में दिलाई गई। जातीय जनगणना की मांग और दलितों के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में ये आंदोलन था। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर रास्ते में ही रोका। कांग्रेस के इस तरह के प्रदर्शनों, दलितों पर अत्याचार के आरोप और जातीय जनगणना की मांग को भाजपा सियासी नौटंकी करार दे रही है। भाजपा का कहना है कि दलित हो या आदिवासी, इनका भला सिर्फ भाजपा ने किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ में न्याय होता है। रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार की योजनाएं बनाकर क्रियान्वित करने का काम किया। जिन्होंने 70-75 साल इन वर्गों को लूटा, लड़ाया, भरमाया, बहकाया, आज भी वो भरमाने की राजनीति कर रहे हैं। हमने उनके विकास की चिंता की है और उनके तमाम प्रकार के भविष्य की चिंता करके तमाम प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम किया है। और आज चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इनके बहकावे में, भड़कावे में नहीं आने वाली। खैर, भाजपा कांग्रेस के इन प्रदर्शनों को भले ही सियासी नौटंकी कहे, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा और मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस को 3C का ब्रह्मास्त्र मिल गया है। 3C का मतलब सेंसस, कास्ट, कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों सीधे देश की एक बड़ी आबादी को कवर करते हैं। शायद यही वजह है कि मोदी 3.0 सरकार ने इससे जुड़े कई मसलों जैसे लैटरल एंट्री, वक्फ बिल, ब्रॉडकास्ट बिल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और रिजर्वेशन पर यू टर्न लिया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इसका और कितना फायदा उठा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा INC विद 3C में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। जाति से बाहर क्यों नहीं निकल रहा आरक्षण? क्या विपक्ष को मिल गया संविधान बचाओ का सहारा? भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है जातिगत जनगणना? क्या सेंसस, कास्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रैप में फंस गई भारतीय जनता पार्टी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। कांग्रेस ने 3C कॉन्सेप्ट पर फोकस किया है। पिछले चुनावों में उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, संविधान बचाना है। संविधान खतरे में, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदल देगी। भारतीय जनता पार्टी अगर फुल मेजॉरिटी के साथ आई तो संविधान को खतरा है। कहीं ना कहीं इस बात ने स्ट्राइक किया और भारतीय जनता पार्टी अकेले अपनी दम पर पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच पाई और 240 पर ही रुक गई। हालांकि चुनाव पूर्व भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है NDA, उसने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फुल मेजॉरिटी में न आने का एक असर दिख रहा है। तमाम, चाहे पेंशन की बात हो या अन्य मुद्दों की बात हो, सरकार थोड़ी सी नरम पड़ी है। विपक्ष से अपनी जीत बता रहा है। विपक्ष कह रहा है कि तानाशाह सरकार को हमने झुका दिया है, हमने तानाशाह को उनकी हकीकत दिखा दी है। कुल मिलाकर इसके बाद राहुल जी अब फोकस हैं नेता प्रतिपक्ष देश के
विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि कास्ट आधारित जनगणना होनी चाहिए। ये किसी जाति बंटवारे के लिए नहीं है, बल्कि किस जाति की क्या स्थिति है उसको डीपली एनालिसिस करने के लिए, उसका गहन विश्लेषण करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि कास्ट बेस्ड जो है वो जनगणना हो। उसके बाद आता है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। वो उस रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी है भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हालांकि कभी कभी ऐसी बात करते करते वो अतिरेक भी, भावनाओं के अतिरेक में चले जाते हैं। उन्होंने ब्यूटी पीजेंट पर भी सवाल उठा दिया कि जो तमाम सारे सौंदर्य से जुड़ी हुई प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें हमारी पिछड़ी जातियों की और दलित जातियों की भागीदारी क्यों नहीं होती। हालांकि भावनाओं का अतिरेक ही होगा, वो ऐसा नहीं कहना चाहते होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अब जाने कहाँ कहाँ के मुद्दे ढूंढ कर ला रहे हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। संतोष सिंह गौतम जी, मुख्य प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। वंदना त्रिपाठी जी, मीडिया पैनलिस्ट मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। तो 3C की ABC से A to Z काम करेंगे क्या गौतम जी? भारतीय जनता पार्टी आज क्यों बौखलाई हुई है? भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि राहुल गांधी जी इस प्रकार के 3C के मुद्दे को उठाएं और जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाएं, क्योंकि अगर जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाना होता तो 2021 में जो जनगणना बाकी है उसी को मोदी जी करा लेते। तो जातीय जनगणना की तो दूर की बात है, वो जनगणना पर भी ध्यान नहीं देना चाहते। कारण ये है कि इससे मोदी जी को तथाकथित अमृतकाल है उसकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि उनको पता, जनता को पता लग जाएगा कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, कितना क्या हो रहा है। 80 करोड़ राशन की जो हकीकत बता रहे हैं कहीं वो उससे ज्यादा खराब स्थिति में तो नहीं है, और जिन 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने की बात करते हैं उनकी असली संख्या कितनी है, कितने लोगों को रोजगार मिला, ये सब बातें जो है वो सामने आने की बात है। इसलिए वो न तो जनगणना कराना चाहते हैं न जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने अब इसको अपना ध्येय बना लिया है, इसको अपना उद्देश्य बना लिया है। तो वो तो उन्होंने तो साफ कह दिया है कि अगर मोदी जी जातीय जनगणना और जनगणना कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगला प्रधानमंत्री तो आकर करा ही देगा। क्यों? क्योंकि ये भारत की मांग है, ये अनुसूचित जाति की मांग है, पिछड़ा वर्ग की मांग है, आदिवासी की मांग है और समाज का जो दमित जो तबका है उसकी मांग है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो आप जानते हैं और राहुल गांधी जी तो बार बार कह रहे हैं किनके लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो 1% से भी कम जो लोग अमीर हैं उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। और देखा जाए तो सर्वाधिक जो टैक्स की मार है वो मिडिल क्लास पर पड़ रही है, वो गरीबों पर पड़ रही है। लेकिन जो क्रीमी लेयर है, मैं यहाँ पर आर्थिक रूप से क्रीमी लेयर की बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर जो भार पड़ रहा है वो न के बराबर है और अधिकांश टैक्स मीडियम वर्ग से लिया जा रहा है। लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी की मुहिम रंग लाएगी और इस प्रकार हमारा जो अभी विपक्ष मजबूत हुआ है उसने कई सारी चीजें दबाव में इनसे वापस करवाई है मोदी जी से। पहले किसान आंदोलन के चलते जब तीनों कायदे कानून वापस लिए गए थे, उसके बाद से युग बहुत बदल गया है। 240 पर जब आकर सिमटे हैं मोदी जी, उसके बाद उनको चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड संशोधन के बिल की बात हो, चाहे ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल की बात हो या लेटरल एंट्री की बात हो, कांग्रेस पार्टी पीछे पड़ गई है कि अब वो लेटरल एंट्री को भी बाधित करेगी, इन सब चीजों को बाधित करेगी और भारतीय जनता पार्टी को पीछे हटना पड़ा है। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना कराकर ही मानेगी, चाहे मोदी जी कराए चाहे अगला प्रधानमंत्री कराए। देखिए वंदना जी, कांग्रेस कह रही है हम जैसे ही जनता ने हमारे हाथों में थोड़ी सी शक्ति दी है, हमने सरकार से दो हाथ किए हैं और सरकार को उन सब मुद्दों पर सोचने को मजबूर किया है जिसमें सरकार की तानाशाही थी। अब चाहे जैसे OPS है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही थी, सरकार एक न्यू पेंशन स्कीम लेके आई थी, उसका विरोध हो रहा था। अब वो UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है। कुल मिलाकर बदलने पड़ रहे हैं। तो सरकार वो कह रहे हैं कि ये करा के मानेंगे, चाहे तो नरेंद्र मोदी जी करें या नया कोई प्रधानमंत्री करे। हालांकि उन्होंने अपनी बात नहीं की कि कांग्रेस जब आएगी तो करेगी ही करेगी। क्या कहेंगे? नमस्कार नवीन जी, उन्होंने अपनी बात इसलिए नहीं कही है क्योंकि उन्हें पता है कि अगली बार भी वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो नवीन जी एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अंग्रेजों द्वारा जो बीज बोए गए थे
उन्हें पलित करने का कार्य कांग्रेस पार्टी करती रहती है। जिस प्रकार से ये हिंदुओं को जाति में बांटने की बार बार बात करती है, उससे ये दिखा देती है कि किस प्रकार से ये देश के विरोध में खड़ी है। 2014 के बाद से देश एक सुर में बात कर रहा है, देश राष्ट्र हित की बात कर रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो उन्होंने जाति के आधार पर देश को टुकड़े टुकड़े करने का सोच लिया है। अब अंग्रेजों के नियमों पे ये चलते हैं, फूट डालो राजनीति करो, तो इसका कुछ किया भी नहीं जा सकता। रही बात, अगर ये जातिगत जनगणना का इतना डंका बजाते हैं, तो कृपया करके ये बताएं कि 2014 और 2014-15 में केरला और कर्नाटका में जब जातिगत जनगणना हो गई, तो आज तक उसे लागू क्यों नहीं किया गया है? सिद्धारमैया जी खुद इनकी सरकार का विरोध करते हैं, ये उसके विषय में कुछ नहीं बोलते। हिमाचल में जाकर इन्होंने किस प्रकार से हिमाचल को जातियों में बांटा। मंडल आयोग की जो रिपोर्ट लागू हुई थी, जब रिपोर्ट लागू हुई थी, तो उसका विरोध नेहरू जी ने भी किया था, इंदिरा जी ने भी किया था और राजीव गांधी जी ने भी किया था, ये कहकर कि ये देश को जातियों में विभक्त करती है। और आज उनका प्रपोत राहुल गांधी जी उसका समर्थन कर रहे हैं। तो जो अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकता, अपने पितरों की नीति को आगे नहीं बढ़ा सकता, उस व्यक्ति से क्या उम्मीद की जाएगी कि वो राष्ट्र हित की बात करेगा। रही बात, एक बात और याद दिला दूं मैं आपको, एसटी एससी कमीशन का जो एसटी मंत्रालय का जो गठन हुआ था, वो अटल जी की सरकार में ही। अब मेरे पास एक बहुत लंबी फेहरिस्त है, आप कृपया कर वरिष्ठ पत्रकार जी तक जाएं, उसके बाद मैं आपको गिनाऊंगी कि मध्य प्रदेश के इनके ही नेताओं ने कितने आदिवासियों पर अत्याचार किए, दलितों पर अत्याचार किया है। रही बात आदिवासियों के जब हितों की बात करते हैं, तो पेसा कानून किसने लाया, जल जंगल जमीन का अधिकार किसने दिया, हमने दिया। आज देश के शीर्ष पद पर कौन विराजमान है, एक आदिवासी पिछड़ी महिला। वो किसकी सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो आदिवासियों को वोट बैंक समझना एक बात है, और आदिवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाना एक बात। रही बात प्रधानमंत्री जी का, जब ये बार बार विरोध करते हैं, तो एक बात स्पष्ट कर दूं मैं आपको कांग्रेस के प्रवक्ता जी, कि प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल पर खड़े होकर ये कहा था कि आरक्षण समाप्त नहीं हो। हम जातिगत जनगणना का विरोध नहीं करते हैं, पर उसका आप लोगों की तरह उसका राजनीतिकरण भी नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट तैयार होगा, एक प्रॉपर एजेंडे के तहत उसे हम करेंगे। आप लोगों की तरह नहीं कि जब कोई हिंदू ना बचे तो जाति के आधार पर देश के नागरिकों को लड़ा दो, आरक्षण की बात करने लगो और झूठा भ्रम फैलाओ कि भाजपा की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। ये सारे झूठे भ्रमों के जवाब में जनता बार बार आपको नकार देती है। तो आप कृपया करके अब जो आदिवासियों को वोट बैंक समझते हैं, समुदाय विशेष वोट बैंक समझते हैं, उनके हित के लिए भी आपने कुछ विशेष नहीं किया है, तुष्टीकरण करा है आपने, लेकिन उनके हितों की रक्षा कभी नहीं करी है। उनके हित के लिए भी जो लाभकारी योजनाएं ला रहे हैं उन्हें भी प्राप्त हो रही है, चाहे वो लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, चाहे तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे महरम प्रथा बंद करके आज बहनों को हज में भेज। तो ये सारे कार्य हम कर रहे हैं। तो हम तो सबका साथ सबका विकास नीति पर कार्य करते हैं। कि जाति के आधार में देश में डालो और राजनीति करो, बंद कर दीजिए, अब इससे ऊपर उठ जाएगी। अब नवीन जी देखिए, अगर हम आदिवासियों के बारे में बात करेंगे तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपने देख लिया कि कितना इन लोगों ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आदिवासियों का ध्यान रखा, दलितों का ध्यान रखा। तो बहुत सारी बिंदु है ऐसे सेकंड राउंड में और करनी का अंतर, सेकंड राउंड में और विस्तार से समझूंगा। रमेश शर्मा जी, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, इस बात ने कहीं ना कहीं स्ट्राइक तो किया। और उसके बाद कुछ मुद्दों पर, चाहे ये न्यू पेंशन स्कीम में ही संशोधन की बात हो, अग्निवीर है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं अगर पिछले 5 साल में आप देखें कि जिसका व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ, मुझे लगता है कि सरकार अगर इन्हीं योजनाओं पर एक जो संगठन, जैसे कृषि की कोई योजना है तो जो कृषि से जुड़े हुए संगठन हैं, अगर आर्मी से रिलेटेड कोई योजना है तो जो
आर्मी से जुड़े हुए संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, अगर इन स्टेक होल्डर से पहले चर्चा कर ले तो ऐसी परिस्थितियां न बने। कुल मिलाकर संवादहीनता और पहले निर्णय लेना और उस पर कायम बने रहने की जो अब एक परंपरा बन गई है, और उसमें विपक्ष उसके साथ खड़ा हो जाता है दूसरे पक्ष के साथ, तो वो राजनीति उसमें पूरी तरह से शामिल हो जाती है और तमाम जनहित के मुद्दे उसमें दब जाते हैं। तो अब जैसे ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये इसमें पुरानी और नई का समावेश किया गया है, तो बेहतर है सरकार ये कहे कि देखिए इन पर चर्चा करते हैं। अब सदन में भी चर्चाएं नहीं हो रही और सड़क पर हंगामे हो रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड डेवलप हो गया है पॉलिटिक्स में। ये निश्चित रूप से, ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये भारत के प्रजातंत्र के लिए भी और भारत के भविष्य के लिए भी चिंताजनक बात है। जो विषय जिस फोरम पर जहां चर्चा होना चाहिए वहां छोड़ करके बाकी सब जगह उसकी चर्चा होती है। और इसके दो कारण हैं। जैसे मान लीजिए हमने बातचीत शुरू की जातिगत जनगणना से, कांग्रेस ने अगर तय कर लिया कि जातिगत जनगणना कराएंगे तो वो जरूर हो जाएगी। आज भाजपा तैयार नहीं है तो आगे चल करके हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने, ये अपन देख लें, पिछले कांग्रेस ने जब भी कोई मुद्दा उठाया है प्रकारांतर से आगे चल करके उसको बदल करके उस लाइन पर लोग चले हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूं, संघ वाले और भाजपा वाले पहले जाति की बात नहीं करते थे, लेकिन जब से कांग्रेस ने मुद्दा उठाया तो अब जब से वो महापुरुषों की प्रतिमा लगाते हैं तो बताते हैं कि हमने इस जाति के आदमी की प्रतिमा लगा दी, तो कुल मिलाकर के वो मुद्दा तो हो जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का ये है कि आप जातिगत जनगणना पर, जातिगत आरक्षण पर जोर क्यों दे रहे हैं? जिन अंबेडकर साहब को लेकर के लोग बात करते हैं, 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में विश्व भर के विद्वान उपस्थित थे, उसमें अंबेडकर जी भी थे। वो 9 मई की घटना है। उन्होंने उसमें पेपर पढ़ा था और उन्होंने पेपर ये पढ़ करके कहा था कि जाति जो है पूरे हिंदू समाज के और उसके लिए नुकसानदेह है और जाति को समाप्त किया जाना चाहिए। 1917 में वो प्रकाशित भी हुआ और गूगल गुरु पर इसका डिटेल है, आप अगर डाल करके निकाल लेंगे तो पूरा डिटेल इसका मिल जाएगा। जब संविधान सभा बन रही थी तो जातिगत आरक्षण पर एक सिरे से सब विरोध में थे। उसमें नेहरू जी विरोध में थे, अंबेडकर विरोध में थे, वल्लभ भाई पटेल विरोध में थे, सड़क पर देखें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विरोध में थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर सब विरोध में थे। तो वो क्लास को आरक्षण मिला है, जो आगे चल करके बड़ी तरकीब से क्लास को कास्ट में बदल दिया गया। तो मोटे तौर पर ये अंग्रेजों का षड्यंत्र था। ये जाति व्यवस्था जो आज चल रही है, ये भारत की जाति व्यवस्था नहीं थी, भारत का कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था थी। भारत के पुराणों में जो 7 जातियों के वर्णन आते हैं वो जानते हैं कौन सी है? वो पशु है, मनुष्य है, किन्नर है, यक्ष है, गंधर्व है, देव है और दैत्य है, वो जातियां 7 आती हैं। ये कर्म था और एक अगर व्यक्ति कर्म कर रहा है तो वो अगले में बदल सकता है। 2 उदाहरण देकर के बात खत्म करूंगा, इस पर मैं आधा घंटे बोल सकता हूँ। अजीग्रत जो है, जो सुनाशेप का पिता है, वो भृगुवंश में पैदा हुआ है। वो भृगुवंश जिसका उदाहरण गीता में दिया है कि मैं ऋषियों में भृगु हूँ, उसको चांडाल घोषित किया। वाल्मीकि ने कहाँ पर जन्म लिया? ऋग्वेद के 8वें मंडल में एक पूरा सूक्त वाल्मीकि का है। अगर हम पुरानी बात छोड़ दें तो मीराबाई को और झाला रानी को गुरु उन्होंने किसको बनाया? गुरु उन्होंने रविदास जी को गुरु बनाया। तो कहने का अर्थ जो है, भारत में कोई भेद नहीं था, सारे लोग जंगल में पढ़ने जाते थे। रामचंद्र जी भी जंगल में पढ़ने गए, ऐसा नहीं है कि माँ साहब अयोध्या आ गए वहीं पढ़ाने के लिए, सारे लोग जंगल में पढ़ने जाते थे। तो ये अंग्रेजों, ये सल्तनत काल में षड्यंत्र हुआ। अबू फजल के अकबरनामे में पहला शब्द गोंडवाना और भीलवाड़ा आया, उससे पहले आप निकाल करके दिखा दीजिए। अबू फजल से पहले ना तो गोंडवाना भारत में था ना भीलवाड़ा भारत में था। उन्होंने किले बांटे, अपनी व्यवस्था लगाई। रानी दुर्गावती, जिसे गोंडवाने की रानी कहते हैं, वो चंदेल राजा कालिंजर की पुत्री थी। भोपाल की रानी कमलापति ये सूर्यवंशी की पुत्री थी। तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। राजनीतिक तौर पर चाहे कुछ भी बात हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अब अंग्रेज चले गए 77 साल पहले, सल्तनत भी नहीं बची। हमें अपने पैरों पर, अपने बुजुर्गों की पर काम आना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा, आपसे क्षमा याचना। मैं गांव से आता हूं, मेरे यहाँ जिस वर्ग के लोग काम करते थे उनके क्या कहें, वो हम उनको कक्का कहते थे और वो हमको डांट देते थे, हम उनकी डांट मान करके खेत से भग जाते थे। तो भारत में अब ये, लेकिन उसके बाद अब पूरी राजनीति चलती चली जा रही है। सरकार के कागज अंग्रेज चले गए, वो चाहते थे ये सब। आरक्षण भी 10 वर्ष के लिए लागू हुआ था, एक सिरे से सारे लोग विरुद्ध थे संविधान सभा में। मगर अब नए नए तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं, नए नए तरीके से संविधान की बात हो रही। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये तो खैर बहुत जटिल विषय है संतोष सिंह जी। ये जो चीज है, मतलब समाज में खाई ना हो, समाज में वैमनस्यता ना हो, समाज में द्वेष ना बढ़े, ये बहुत जरूरी है। राजनीति में इसका समावेश किया जाए।
न्याय की बात करते करते न्याय की अवधारणा में कहीं समाज का विघटन ना हो जाए। जिस प्रकार की अराजकता देख रहे हैं आप अन्य देशों में फैली हुई है, ये समाज को बांटने की बात कई बार हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो मुद्दे हैं उन पर और स्पष्ट राय कांग्रेस की आनी चाहिए, ताकि जो आरोप आप पर लगाए जाते हैं कि आप सिर्फ फूट डालो और शासन करो की राजनीति के पैरोकार रहे हैं, अब जब कुछ मुद्दा नहीं बचा तो वो अभी भी वही कर रहे हैं। क्या कहेंगे? नवीन पुरोहित जी, मैं बिल्कुल आपकी बात को इस तरह से स्पष्ट करना चाहूंगा कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगते हैं कि फूट डालो राज करो। भैया, ये नीति तो पूरा देश और पूरा विश्व जानता है कि ये तो नीति भारतीय जनता पार्टी की रही कि फूट डालो और राज करो। सांप्रदायिकता फैलाने के सबसे ज्यादा आरोप किस पर लगते रहे नवीन जी? रमेश शर्मा जी भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि सबसे पहले सरदार पटेल ने कहा था कि अगर तो आपके आरएसएस के भाषणों के विश्वमन नहीं होते, भाषणों से विश्वमन नहीं होता तो गांधी जी का अमूल्य जान की कुर्बानी नहीं होती। आरएसएस का स्वयंसेवक था नाथूराम गोडसे, दावे के साथ मैं कह सकता हूं। तो अगर वहां से फूट डालो और शासन करो की नीति आरएसएस ने चलाई है तो हम पर यह आरोप लगाना बेमानी है कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी तो वास्तविक समरसता की पक्षधर है। और रमेश शर्मा जी ने अभी एक बात कही, मैं बड़ी विनम्रता से उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मध्यकालीन युग में अबुल फजल ने गोंडवाना की बात की थी और भीलवाड़ा की बात की थी, वहां से जाति व्यवस्था की तरफ इशारा किया गया था। मैं रमेश शर्मा जी से बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं कि द्वापर युग में जब एकलव्य का अंगूठा मांग लिया गया था तो वो जाति व्यवस्था नहीं थी। जब सूत पुत्र कहकर कर्ण को द्रौपदी ने ललकारा था, क्या वो जाति व्यवस्था की तरफ इशारा नहीं था? तो ऐसा नहीं है कि जाति के नाम पर अत्याचार आज से होते आए हैं, पहले से ही जातीय वर्ग विभेद रहे हैं निश्चित रूप से, और मैं इसके ऊपर कहना नहीं चाहूंगा। और द्वापर के पहले त्रेता में भी ऐसे उदाहरण रहे हैं, लेकिन उन उदाहरणों को अगर मैं दूंगा तो ये बहस लंबी खिंच जाएगी। लेकिन मैंने उदाहरण दिया कि एकलव्य का अंगूठा किस आधार पर मांगा गया था। अगर इसको बड़ी शालीनता से और बड़े अच्छे तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से यदि इसको जस्टिफाई कर दिया जाए तो अलग बात है, नहीं तो दुनिया जानती कि एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा गया था और कर्ण को सूत पुत्र किसने कहा था, जबकि वो कुंती पुत्र थे। लेकिन उनको एक जुलाहे ने या जिसने भी पाला था उसके बाद उनको सूत पुत्र कहने लग गए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जाति व्यवस्था की जड़ें इस देश में गहरी हैं और उन जड़ों को गहरी करने का और काम आरएसएस ने किया है। नहीं तो गुरु गोल, अभी एक भाषण का आपने उदाहरण दिया रमेश शर्मा जी, मैं गुरु गोलवलकर के भाषण का उदाहरण देना चाहता हूं कि गुजरात विश्वविद्यालय में भाषण करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे जो उन्होंने उत्तर से ले जाकर नंबूदिरी ब्राह्मणों को दक्षिण में बसा दिया और वहां पर यह विधान बना दिया कि वहां उत्पन्न किसी भी जाति की पहली संतान नंबूदिरी ब्राह्मण से होगी। तो मैं ये समझता हूं कि आरएसएस के मन में दलितों के लिए क्या है, यही नहीं, गोलवलकर यही नहीं रुकते। उन्होंने कहा था कि जहां जहां दलितों ने शासन किया, महिलाओं ने शासन किया है, वहां वहां क्या हालत हुई अराजकता की, ये दुनिया जानती है। तो आरएसएस हमको जाति व्यवस्था के बारे में ये पाठ न पढ़ा है कि हम हिंदुओं को विभाजित करना चाहते हैं। हिंदुओं को विभाजित करने की जो जड़ें, वो आरएसएस ने बहुत पहले उन जड़ों को सींचना चालू कर दिया था कि हिंदुओं को विभाजित कैसे किया जाए। जब चुनाव आते हैं तो निश्चित रूप से आरएसएस की सोच हो जाती है कि सारे हिंदू एकजुट हो जाएं, लेकिन जैसे ही वो चुनाव खत्म होते हैं फिर उनके लिए आदिवासी हो जाता है, दलित हो जाता है, फिर उनके चेहरों पर पेशाब कर दी जाती है रीवा में, फिर भोपाल में दलित के चेहरे पर मल दिया जाता है, फिर संविधान की प्रतियां जला दी जाती हैं, फिर अंबेडकर का अपमान कर दिया जाता है और गांधी जी की हत्या पर मिठाइयां बांटी जाती हैं। तो आरएसएस का ये चरित्र रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर कम से कम ये आरोप न लगाए कि कांग्रेस जातिवादी व्यवस्था करती है या कांग्रेस इस तरीके से समाज में विभाजन के बीच। वंदना जी क्या कहेंगी इन गंभीर आरोपों पर? जी बिल्कुल, बिंदुवार तरीके से बताती हूँ कि पहले तो आरएसएस के बारे में जो ये बोल रहे हैं, पहले आप याद कर लीजिए कि अभी जब आपके माननीय राहुल गांधी जी के संसदीय क्षेत्र में बाढ़ आई थी तो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम आरएसएस ने ही किया था और रेस्क्यू ऑपरेशन करते समय उन्होंने ये पूछा नहीं था कि आपकी जाति कौन सी है, अगर आप इस जाति के होने पर आपको बचाएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। 3 दिन पहले सूचना जारी मान लिया ठीक है। जी दूसरी चीज ये कि संविधान की आप बार बार जो प्रतियां दिखाते हैं, लोकतंत्र को संविधान को संविधान में संशोधन किसने किए? आप लोगों ने 100 से अधिक बार आप लोगों ने संविधान में संशोधन किए हैं। उसके अलावा लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य किसने किया? इमरजेंसी लगा कर आप लोगों ने।
आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब आपने उनका विरोध किया था। मैं कुछ आपको आंकड़े बताती हूँ नवीन जी, बड़े संक्षिप्त में बताऊंगी। अभी कुछ समय पूर्व इनके ही यहाँ के नेताओं के बारे में, ग्वालियर ग्रामीण से विधायक साहब सिंह गुर्जर जी ने बिजली की मांग करने आई आदिवासी महिलाओं को डंडे से पीटा था। कांग्रेस विधायक बाबू जांडेल पर महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता और गाली गलौज करने के लिए एट्रोसिटी का एक्ट दर्ज है। कुछ समय पूर्व ही डिंडौरी विधायक समर्थन ने आदिवासी महिला सरपंच को कीचड़ में लपेट कर मारा था। डिंडौरी के पास के क्षेत्र में कांग्रेस के पार्षद ने दलित बच्ची के साथ दुष्कृत्य करके अबॉर्शन कराने का मामला उनके ऊपर दर्ज है। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए गोविंद सिंह जी ने रानी कमलापति जी का मजाक उड़ाया था। और स्वयं जीतू पटवारी जी ने इमरती देवी जी में रस और चाशनी ढूंढने की बात करी थी। अमरवाड़ा उपचुनाव में जीतू पटवारी जी ने यह कहा था कि आदिवासी समाज के नेता दिन भर दारू पीकर घूमते हैं। तेंदु पत्ता संग्रहणियों का 50 साल तक शोषण कर मात्र 450 रुपए प्रति मानक बोरा के हिसाब से देने वाले ये लोग हैं, जैसे आज हमने 3000 रुपए किया है। ST/SC मंत्रालय का गठन भी हमने किया। दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बना गया। तो ये तो ऐसे विभिन्न आंकड़े हैं, पूरा आप मतलब जितनी भी बातें बोलेंगे उन सबका उत्तर है। आप ज्यादा आदिवासियों के और दलितों के रक्षक मत बनिए, उनके लिए योजनाएं, उनके कल्याण का कार्य हम करते हैं माननीय। जी जी जी, आप दोनों लोग बोल सकते हैं, 30 सेकंड देख लीजिए। जी, क्या कह रहे थे संतोष? नवीन जी, बड़ी लंबी फहरिस्त गिनाई इन्होंने आरोपों की। वंदना जी ने कांग्रेस के लोगों को लेकर की जाति व्यवस्था के मामले में कांग्रेस का क्या कहना है? मैं कहना चाहता हूँ कि जिस देश का प्रधानमंत्री तमाम तरीके की आपत्तिजनक बातें महिलाओं के बारे में कहता है, जो ब्रजभूषण शरण सिंह का संरक्षक है, जो प्रज्वल रेवन्ना को बोलता है कि अगर प्रज्वल रेवन्ना को जिताएंगे तो हमारे हाथ मजबूत होंगे, जो कुलदीप सेंगर के साथ खड़ा है, जो मणिपुर के बलात्कारियों के साथ खड़ा है, जो मणिपुर झांकने तक नहीं गया, उस पार्टी की प्रवक्ता को ये कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि कांग्रेस बलात्कारियों का पक्ष लेती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर बलात्कार इतने गंभीर आरोप और प्रधानमंत्री का उनका खुला संरक्षण निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और RSS के पूरे चरित्र को उजागर कर देता है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पर कुछ भी बोले, लेकिन आप तो प्रधानमंत्री का चेहरा पूरी दुनिया देख चुकी है कि मणिपुर के मामले में उनके मुंह से भर निकला। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देते और कहते हैं कि बलात्कारियों को छोड़ेंगे नहीं। प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते पाए, ऐसा निकृष्टतम प्रधानमंत्री भारत ने शायद पहली बार देखा है। तो इसलिए ऐसी पार्टी के लोगों को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि यहाँ पर नैतिकता की बात करें। सम्मान की बात करने लगते हैं, नारी सम्मान के विषय में बोलने का कोई नैतिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। ये एंडलेस हो जाएगा, अंतहीन सिलसिला हो जाएगा, अंतहीन सिलसिला हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी अपनी बात रख दीजिए, एक दूसरे की बात गलत साबित करने जाएंगे तो अंतहीन सिलसिला हो जाएगा। जनता को निर्धारित करने दीजिए सही गलत क्या है। और जनता जब तक इतना जनता अपने अंदर एक बौद्धिक जनता के अंदर इतनी समझ है, मैं समझता हूँ, जनता को निर्धारित करने दीजिए। संतोष जी सही बोल रहे हैं, वंदना जी सही बोल रहे हैं। अगर हम अपनी बात साबित करने को बैठ गए कि हम सही बोल रहे हैं तो फिर परम प्रकांड विद्वान इस भूमंडल पे इस समय पे सिर्फ मीडिया है। फिर तो मेरे अलावा कोई सत्य बोल नहीं रहा है, मैं ही हूँ जिसके मुखार बिंदु से गीता के बाद सत्य वचन निकलते हैं। मीडिया ऐसा मानती है, जरा मैं भी थोड़ा मानने लगा हूँ। तो अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा ना कि जो संत हंस गुण गहें पे परियर बार बेकार, 20 उदाहरण अच्छे हैं और 20 उदाहरण खराब हैं। हमारा फोकस कहाँ है? देखिए अभी जब कोई रेप, बलात्कार या कुछ भी ऐसा दुष्कृत्य होता है तो मीडिया का फोकस कहाँ होता है? हाँ। उस व्यक्ति पर जिसने ये दुष्कृत्य किया है। लेकिन आज चाहे बलात्कारी हो, व्यापम का आरोपी हो, चोर हो, उचक्का हो, बस पैसे उसने कमा लिए तो आप देख लो बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पर उनको पुरस्कार मिल रहे हैं। हाँ, आप देख लो। पहले समाज का एक जो भय रहता था अब तो खत्म है। अब आप खनन माफिया हो या भू माफिया हो या कोई भी हो, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। तो पैसा होना चाहिए तो सब पीछे पीछे हैं आपके। पहले पैसे से ज़्यादा महत्व व्यक्ति के कर्म को था, अब कर्म का महत्व कहाँ है? अब तो जिसके पास जितना ग्लैमर है, जिसके पास जितना पैसा है, उसकी उतनी इज्जत है। तो जो सामाजिक संरचना है सर, वो बहुत खराब हुई है। पहले नेताओं को भी तो समाज का ही डर रहता था। अब
ये जो लोग आगे बढ़ के इस प्रकार की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, तो उनको एक समर्थन तो समाज का है। कहीं ना कहीं बौद्धिक चेतना जब तक समाज के अंदर नहीं आएगी, अगर ये बौद्धिक चेतना है तो इसी प्रकार का, तो जैसे कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, मुझे लगता है कि राजनीति भी जो है वो भी समाज की रिफ्लेक्शन है, राजनीति अलग से नहीं आती। क्या कहें? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। निश्चित रूप से कृष्ण ने कहा है गीता में कि राजनेताओं का आचरण ऐसा होना चाहिए, उनके आचरण से जनता उनका अनुसरण करती है। तो जिस प्रकार साहित्य समाज का दर्पण होता है, वैसे राजनेताओं का आचरण भी वैसा ही होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर राजनेता ऐसा आचरण करेंगे तो समाज में बिखराव आई गई। ये जो बिखराव हम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिशाहीन राजनीति के कारण है। एक छोटा सा उदाहरण, हालांकि मैं आरोप का उत्तर नहीं देता, लेकिन फिर भी गौतम जी को एक बात कहना चाहता हूँ कि मूल महाभारत 24,000 श्लोक की है, और ये 24,000 श्लोक की महाभारत पुरी के जो पूज्य शंकराचार्य पीठ है उसमें सुरक्षित है। बाजार में जो महाभारत मिलती है उसमें 1 लाख श्लोक हैं, और जो मूल महाभारत है उसमें वो एकलव्य का प्रसंग नहीं है। और इसको सबसे पहले शोध कोई आरएसएस वाले ने नहीं किया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने उसको निकलवाई थी और उस पर उन्होंने रिसर्च करवाई है बनारस विश्वविद्यालय में, तो उसका रिकॉर्ड वहाँ पर होगा। तो कुल मिलाकर के जो समाज को बांटने के लिए दुष्प्रचार कर जो प्रसंग हैं, हमको बोलने से पहले उसका अध्ययन हमको अवश्य कर देनी चाहिए। एक आरोप जरूर मैं लगाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझ संतोष जी हालांकि बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, आज उन्होंने उस पर हमला ही कर दिया, फिर भी मैं उत्तर देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री बना था, कांग्रेस ने दल बदल करके नरसिंह, वो जो महाराजा थे छत्तीसगढ़ के, वो सरकार गिराई थी। नरसिंह नाम भूल रहा हूं, जूदेव नाम था। इसी तरीके से 80 के चुनाव में शिव भानु सोलंकी के साथ विधायकों का बहुमत था, लेकिन योजना पूर्वक दिल्ली से फरमान आया, शिव भानु सिंह सोलंकी को नहीं मिला मुख्यमंत्री बनने का। 93 में देख लीजिए, जमुना देवी बहुत प्रखर दावेदार थी, किसने रोका 3 लोगों को, आदिवासी को और दलित को मुख्यमंत्री बनने से। तो कुल मिलाकर के जो इतिहास लेकिन जो घट गया उसको घट गया। आज की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमको सद्भावना के साथ बात करना, हमको अच्छी बात करना, सकारात्मक बात करना। संसार अगर चलना है, राजनीति को सकारात्मक बनाना है, तो व्यक्तिगत समय के बिल्कुल अंतिम चरण में, समय सीमा के चलते मैं चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जातिगत जनगणना हो या संविधान बचाने की बात हो या जातिगत आरक्षण हो, ये 3C कहीं ना कहीं राजनीति की ABC ही नहीं, A to Z डिसाइड करेंगे। IND एजेंडा में नहीं, बन रही IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।